चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखो बेटा, ये चैप्टर में है ना, जो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो आपके स्क्रीन पे सिर्फ वर्ड्स लिखे हुए होंगे। आज पूरे पूरे सेंटेंस नहीं है, और उन वर्ड्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ वो आज बहुत ध्यान से सुनना। तो पहला चैप्टर शुरू करते हैं, राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब हमारे इंडिया में ब्रिटिश रूल किस तरह से शुरुआत हुआ। कहते हैं ना कि भाई हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर 200 साल राज किया था, तो वो किस तरह से शुरुआत हुआ था, कैसे सब हुआ था, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री का पहला चैप्टर हम शुरू करें। देखो, हमें पता है कि इंडिया की पोजीशन पूरे वर्ल्ड में एंशियंट टाइम से बहुत ही खास रही है, बहुत ही स्पेशल रही है। इंडिया जो है वो हमेशा से पूरे वर्ल्ड में बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इंडिया की काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि इंडियन स्पाइसेस मतलब यहाँ के मसाले, मुस्लिन एंड सिल्क क्लोथ्स, मुस्लिन एंड सिल्क जैसे क्लोथ्स, यहाँ के कपड़े, इंडिगो एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों की यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत डिमांड रहती थी। इन सब चीज़ों की यूरोपियन कंट्रीज़ में यूरोप के लोग इन चीज़ों के लिए बहुत ही, कहते हैं ना कि भाई उन्हें हद से ज़्यादा जो है वो ये इन चीज़ों की डिमांड रहती थी कि उन्हें ये सब चीज़ें इंडिया की चाहिए ही चाहिए। और इसी वजह से यूरोप से लोग जो है वो ये यहाँ पर आते थे। वो लोग जब यहाँ पर आते थे ना, तो वो लोग ज़्यादातर लैंड रूट या सी रूट से होते हुए आते थे। उनका जो रूट था जिसमें जो है वो बीच में सी भी आता था, समुद्र का रास्ता भी आता था, और लैंड रूट मतलब ज़मीन का रास्ता भी आता था। और उनमें उनके समुद्र के रास्ते पर एक मेन जो है वो प्लेस था, वो था कॉन्स्टेंटिनोपल इन टर्की। टर्की कंट्री में एक मेन प्लेस था उनका, कॉन्स्टेंटिनोपल। यहाँ से होके हुए जो है वो आते थे। लेकिन लेकिन जो है वो ये बात ये हुई कि 1453 एडी में 1453 एडी में जो तुर्किश मुस्लिम थे, उन्होंने जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल को अपने कब्जे में कर लिया। कॉन्स्टेंटिनोपल को अपने कब्जे में कर लिया, और उन्होंने यूरोपियन के लिए वहाँ से आने जाने का रास्ता बंद कर दिया। मतलब जो यूरोपियन लोग थे ना, वो कॉन्स्टेंटिनोपल से होते हुए इंडिया में आ रहे थे, लेकिन वो कॉन्स्टेंटिनोपल अब बंद हो गया, इसीलिए यूरोपियन लोगों का इंडिया आने का रास्ता बंद हो गया। लेकिन जो यूरोपियन लोग थे, वो लोग इंडिया की चीज़ों के बिना रह नहीं पाते थे। यहाँ के मसाले, यहाँ के क्लोथ्स, इन सब चीज़ों के बिना वो यहाँ से वहाँ पे नहीं रह पाते थे। उनको ये चीज़ें चाहिए ही थी, और इसी वजह से यूरोपियन जो है वो न्यू सी रूट डिस्कवर करने लगे। न्यू सी रूट डिस्कवर करने की अब शुरुआत कर दी उन्होंने। मतलब अब नया समुद्री रास्ता जो है वो ये ढूंढने लगे। बराबर ना, एक रास्ता बंद हो गया, कॉन्स्टेंटिनोपल के थ्रू जाने का रास्ता बंद हो गया, इसलिए अब यूरोपियन नया रास्ता ढूंढने लगे। वो जब नया रास्ता ढूंढने लगे ना, तो उसमें ये देखो, मैनी ग्रेट मैन ट्राइड टू डिस्कवर सी रूट विद द इंस्पिरेशन ऑफ पोर्टुगीज किंग प्रिंस हेनरी। पोर्टुगीज के राजा थे प्रिंस हेनरी। उन्होंने सबको इंस्पिरेशन दी, उन्होंने सबको एनकरेज किया कि भाई आप लोग जो है वो ये नया नया रास्ता ढूंढो। और इसी वजह से बहुत सारे लोग ये नया रास्ता ढूंढने के लिए निकल पड़े। इंडिया आने के लिए, नया रास्ता ढूंढने के लिए वो लोग निकल पड़े, जिनमें जो है वो ये सबसे पहले पर्सन थे बार्थोलोमेउ डियाज। बार्थोलोमेउ डियाज यूरोप के पर्सन, जिन्होंने इंडिया तो नहीं लेकिन केप ऑफ गुड होप नाम का प्लेस उन्होंने ढूंढा। केप ऑफ गुड होप, ये प्लेस जो है वो ये उन्होंने फाइंड किया। ठीक है, उसके बाद थे क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस जो ग्रेट डिस्कवर कहलाते हैं, उन्होंने वेस्ट इंडीज़ जो है वो ये फाइंड किया, वेस्ट इंडीज़। क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में ऐसे कहा जाता था कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे, उन्होंने स्पेन के राजा से परमिशन लेकर इंडिया के लिए नया रास्ता ढूंढने के लिए निकल पड़े, और उन्होंने रास्ते में बहुत मुसीबतें उठाई। और वो जब जिस प्लेस पर पहुँचे ना, तो उनको हमेशा ऐसे ही लगा कि उन्होंने इंडिया ढूंढ लिया है, लेकिन एक्चुअली उन्होंने इंडिया नहीं फाइंड किया था। उन्होंने अटलांटिक ओशन में अमेरिकन आइलैंड जो है वो ये फाइंड किया था। और अमेरिकन आइलैंड का वो हिस्सा आज भी वेस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता है। वेस्ट इंडीज़ जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने फाइंड किया था।
तो क्रिस्टोफर कोलंबस को लगा था कि उन्होंने इंडिया फाइंड कर लिया, इंडिया का रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया, लेकिन एक्चुअली वो इंडिया नहीं पहुंचे थे। वो लोग कहाँ पर पहुंचे थे? तो वो पहुंचे थे अमेरिकन आइलैंड में, और वो अमेरिका का वो हिस्सा आज वेस्ट इंडीज के नाम से पहचाना जाता है। देखो यहाँ पर आप समझो कि ऐसा था कि यहाँ पे जो यूरोपियन लोग रहते थे, इस एरिया में जो यूरोपियन लोग रहते थे, वो पहले यहाँ इंडिया तक पहुँचते थे, यहाँ इंडिया तक पहुँचते थे इस रोड से, जो आपको ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है ना, यहाँ से। और यहाँ पे ये कॉन्स्टेंटिनोपल वो मेन प्लेस था। यहाँ कुछ समुद्र के रास्ते से, फिर यहाँ कुछ जो है वो ज़मीन के रास्ते से, जो इराक बगदाद के थ्रू ज़मीन के रास्ते से, फिर पानी के रास्ते से होते हुए इंडिया तक पहुँचते थे, इस रास्ते पर आते थे। लेकिन ये प्लेस कॉन्स्टेंटिनोपल का प्लेस उनका बंद हो गया। इसकी वजह से जो है वो ये नए नए रास्ते ढूंढने के लिए वो निकल पड़े कि अब यहाँ से आने का रास्ता बंद हो गया, तो वो लोग पूरा घूम कर यहाँ से आने का नया रास्ता ढूंढने लगे, जिनमें जैसे हमने पहले देखा बार्थोलोमेओ डियाज, वो बार्थोलोमेओ डियाज यहाँ से होते हुए उन्होंने केप ऑफ गुड होप फाइंड किया था, केप ऑफ गुड होप। उसके बाद वहाँ से ही जो वो क्रिस्टोफर कोलंबस भी चले थे, लेकिन वो इस तरफ ना आते हुए अटलांटिक ओशन में इस तरफ चले गए थे। क्रिस्टोफर कोलंबस इस तरफ चले गए, तो उनको लगा कि भाई मैंने इंडिया फाइंड कर लिया है, लेकिन एक्चुअली उन्होंने इंडिया नहीं, यहाँ का जो है अमेरिकन आइलैंड जो है वो ये फाइंड किया था। लेकिन फाइनली पोर्टुगीज़ के एक सेलर थे वास्को दी गामा, पोर्टुगीज़ के सेलर वास्को दी गामा, उन्होंने इंडिया आने का नया रास्ता ढूंढ लिया। उन्होंने इंडिया आने के लिए, ये जो आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, वो केप ऑफ गुड होप से होते हुए मोजाम्बिक्यू, और मोजाम्बिक्यू से होते हुए ये लाइन फिर यहाँ पर पहुँचे कैलीकट में। वो सबसे पहले जो है वो ये कहाँ पर पहुँचे? कैलीकट में। कब पहुँचे थे? 1498 में। तो इंडिया आने का नया रास्ता किसने ढूंढा? तो वास्को दी गामा ने फाइंड किया, और उन्होंने जैसे इंडिया में पहली एंट्री की 1498 में, और वहाँ पर कैलीकट के उस वक्त के राजा थे, उस वक्त के किंग थे, किंग जामोरिन। जब वो कैलीकट में पहुँचे तब उस वक्त के राजा किंग जामोरिन थे, और वास्को दी गामा ने किंग जामोरिन से जो है वो ये परमिशन मांगी कि क्या हम इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं। बराबर, पहले जो आते थे ना वो लोग, पहले जब पुराने रास्ते से आते थे वो यहाँ से सिर्फ चीज़ें खरीद कर और चले जाते थे, लेकिन अब जब वो आए ना यहाँ पर इतना बड़ा रास्ता घूम कर, तब उन्होंने यहाँ के राजा से परमिशन मांगी कि हम यहाँ से सिर्फ चीज़ें खरीदेंगे नहीं, हम यहाँ पर बिजनेस भी करेंगे, कि क्या आप हमें परमिशन देते हो। और कैलीकट के राजा किंग जामोरिन ने उनको परमिशन दे दी, और उनको जब परमिशन मिल गई तो जैसे यूरोपियन का इंडिया के लिए एक नया रास्ता खुल गया। और इसी तरह से यूरोपियन की सबसे पहले इंडिया में जो है वो ये एंट्री हुई। तो यूरोपियन लोग यहाँ पर पहुँचे ना इंडिया में, जो रास्ता किसने ढूंढा सबसे पहले? वास्को दी गामा ने। वास्को दी गामा पोर्टुगीज पर्सन था, इसका मतलब सबसे पहले जो है वो ये पोर्टुगीज पर्सन यहाँ पर आए थे, सबसे पहले पोर्टुगीज पर्सन यहाँ पर आए, और उन्होंने 100 ईयर्स तक, इमेजिन करो कितने साल, 100 साल तक उन्होंने यहाँ पर बिजनेस किया। कितने? 100 सालों तक यहाँ पर बिजनेस किया, और उन्होंने दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलाका एटसेट्रा इन काफ़ी प्लेसेस पर अपने अपने बिजनेस पॉइंट जैसे बना लिए थे। उन्होंने इन सब प्लेसेस को जैसे जो है अपने बिजनेस का एक मेन सेंटर बना लिया था उन्होंने। और पोर्टुगीज पीपल ने 100 सालों तक इंडिया में काफ़ी तरह से राज नहीं किया, वो राजा नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छा बिजनेस किया और बहुत पैसे उन्होंने कमाए थे। और पोर्टुगीज पीपल काफ़ी रिच हुए। 100 ईयर्स छोटा टाइम थोड़ी होता है, 100 साल उन्होंने यहाँ पर राज किया। तो पोर्टुगीज को देखकर दूसरे यूरोपियन पीपल्स को भी एक तरह से जो है वो ये ग्रीड हुई, लालच हुई कि हम भी इंडिया में जाकर जो है वो ये बिजनेस करेंगे। पोर्टुगीज को देखकर दूसरों को भी लालच हुई। तो इसी वजह से उसके बाद हॉलैंड से जो है वो ये डच पीपल आए, डच फ्रॉम हॉलैंड। फिर हॉलैंड से डच पीपल आए कि जिन्होंने यहाँ पर आकर बिजनेस शुरू किया। उसके बाद डेनमार्क से डेनिश पीपल आए, डेनिश पीपल डेनमार्क से आए, उन्होंने यहाँ पर बिजनेस शुरू किया। उसके बाद 1600 में ब्रिटिशर्स आए, इंग्लैंड से ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिश पीपल, इंग्लिश पीपल यहाँ पर जो है आए। उस वक्त वो उन्होंने यहाँ पर बिजनेस को एक नया रूप दिया, बिजनेस को एक नया रूप जो है वो ये उन्होंने दिया। उस वक्त
इंग्लैंड की जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने परमिशन दी थी कि आप लोग इंडिया में जाओ। ब्रिटिशर्स को कहा कि आप लोग इंडिया में जाओ और वहाँ जाकर एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह तैयार करो, अपनी कंपनी तैयार करो। इसलिए ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू करने के बारे में सोचा। और वो ब्रिटिशर्स सबसे पहले कहाँ पर पहुँचे थे? तो सबसे पहले पहुँचे थे सूरत सिटी में। ब्रिटिशर्स 1600 में सबसे पहले सूरत सिटी में पहुँचे और उस वक्त सूरत के राजा थे जहांगीर। सूरत के जो है वो राजा थे मुगल एम्परर जहांगीर, और उन्होंने ब्रिटिशर्स को परमिशन दी। पता है उस वक्त ऐसा हुआ था कि सबसे ज़्यादा बिजनेस करते थे पोर्टुगीज़, सबसे ज़्यादा पोर्टुगीज़ पीपल बिजनेस करते थे। जब ब्रिटिशर्स आए ना तो उन्होंने तो बहुत बड़ा बिजनेस करने की सोची। इसी वजह से पोर्टुगीज़ पीपल जो है वो सभी राजाओं को कहते थे कि आप ब्रिटिशर्स को परमिशन न दो, आप ब्रिटिशर्स को परमिशन न दो। पोर्टुगीज़ को डर था कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर आ जाएंगे तो हमारा बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, एक कंपटीशन हो जाती है ना जैसे। तो इसी वजह से पोर्टुगीज़ ने काफ़ी राजाओं को ऐसे कहा था कि आप ब्रिटिशर्स को परमिशन मत दो। लेकिन ब्रिटिशर्स को फाइनली मुगल एम्परर जहांगीर, उस वक्त सूरत के राजा थे जहांगीर, उन्होंने जो है वो ब्रिटिशर्स को फाइनली परमिशन दे दी और उन्होंने यहाँ पर एक नया बिजनेस जो है वो शुरुआत की। मतलब ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो शुरुआत की सबसे पहले सूरत में 1613 में। कब? 1613 में, बराबर ना। तो ये ब्रिटिशर्स का इंडिया में जैसे एंट्री हुई है ना, ब्रिटिशर्स की इंडिया में एंट्री हुई यहाँ पर। अगर ऐसे ही जस्ट इमेजिन कि अगर उस वक्त जहांगीर ब्रिटिशर्स को परमिशन न देते ना तो शायद ब्रिटिशर्स कभी यहाँ पर आते ही नहीं, न यहाँ पर कभी वो राज करते, है ना। शायद हिस्ट्री पूरी अलग होती, बराबर। लेकिन ठीक है कि ब्रिटिशर्स को जो है वो ये यहाँ पर परमिशन मिली और यहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू किया। और ब्रिटिशर्स ने जब जो है वो बिजनेस शुरू किया ना तो उन्होंने ऑलमोस्ट प्लेसेस पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। वो 1600 में जो है वो ये यहाँ पर आए थे। 1613 में सूरत में उन्होंने अपना पहला फोर्ट, पहला कोठी बनाई थी, जो सूरत में आज भी है उनका वो पहला फोर्ट, वो यहाँ पर बनाया था। और 1687 तक, वो 1600 में यहाँ पर आए और 1687 तक, मतलब 87 ईयर्स में तो उन्होंने सूरत, भरूच, अहमदाबाद, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, इन सब प्लेसेस पर जो है वो अपना अपना एक फोर्ट, अपनी अपनी कोठियाँ जो है वो ये बना ली थी, अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। और मुंबई को उन्होंने अपने बिजनेस का मेन सेंटर बनाया था। मतलब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर 87 ईयर्स में तो समझो आधे इंडिया में जो है वो उनका कब्जा था। वो राजा नहीं थे, सिर्फ बिजनेस के लिए उनका बिजनेस पर पूरा कब्जा हो चुका था। और ब्रिटिशर्स को देखकर जो है वो ये यहाँ पर उसके बाद है फ्रेंच पीपल। 1668 में फ्रेंच पीपल जो है वो ये यहाँ पर आए और उन्होंने भी ब्रिटिशर्स की तरह एक बहुत बड़ी समझो कंपनी तैयार की, जो नाम दिया गया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। जो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनकी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1668 में उन्होंने शुरुआत की और उन्होंने अपना अपना फोर्ट कहाँ पर बनाया? तो उन्होंने माहे, कारेकल, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम एटसेट्रा काफ़ी प्लेसेस पर उन्होंने जो है वो ये यहाँ पर अपने फोर्ट बनाए, अपने बिजनेस जो है वो ये शुरू कर दिए थे। तो इस तरह से यहाँ पर फ्रेंच पीपल भी जो है वो ये इस कंपटीशन में आ चुके थे, बिजनेस की कंपटीशन में पहुँच चुके थे ब्रिटिशर्स के बाद। मतलब अब हमारे यहाँ पर जो है वो ऐसा हो चुका था कि सबसे पहले आए थे पोर्टुगीज़ पीपल, जिन्होंने दीव, दमन, गोवा और बाकी प्लेसेस पर जो है वो अपना बिजनेस शुरू किया। उन्हें देखकर डच पीपल आए, फिर डेनिश, फिर ब्रिटिशर्स, फिर फ्रेंच पीपल आए, बराबर ना। ये सभी लोग हमारे इंडिया में जो है वो ये आए और इंडिया में उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। इन सब लोगों ने, जिनमें से सबसे पावरफुल थे ब्रिटिशर्स और फ्रेंच पीपल, ये दोनों बहुत पावरफुल थे। और इन दोनों के बीच में कितनी बार छोटी बड़ी लड़ाइयाँ भी होती रहती थी बिजनेस की वजह से। कितनी बार छोटी बड़ी लड़ाइयाँ भी होती थी, जैसे कंपटीशन होती है ना, बराबर। और उसी कंपटीशन की वजह से इनमें लड़ाइयाँ होती थी। कहते थे कि 1746 से लेकर 1763 के बीच में, इतने सालों के बीच में 3 मैसूर वॉर जो है वो ये हो चुके थे।
मैसूर सिटी में 3 बार लड़ाइयाँ हो चुकी थी फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में, और उनमें कंपटीशन बहुत ही बड़ी चलती थी। और इस कंपटीशन की वजह से रिजल्ट क्या आया? इससे रिजल्ट क्या आया कि जो पोर्टुगीज पीपल थे ना, सबसे पहले आए थे ये पीपल, इन्होंने 100 सालों तक यहाँ पर बिजनेस किया, लेकिन ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के आने की वजह से इनका बिजनेस कम हो गया। पोर्टुगीज पीपल ने जो है वो अपना बिजनेस समेट कर खाली 3 जगह पर अपना बिजनेस रखा, वो था दीव, दमन और गोवा। पोर्टुगीज पीपल ने सिर्फ अब 3 ही जगह पर बिजनेस करते थे, दीव, दमन और गोवा। और जो डच और डेनिश पीपल थे ना, डच और डेनिश पीपल, ये तो बेचारे इंडिया छोड़कर ही चले गए। इतनी कंपटीशन बढ़ गई कि डच और डेनिश पीपल को तो इंडिया छोड़ना पड़ा। तो अब इंडिया में पोर्टुगीज, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच थे, कि जिनमें ब्रिटिशर्स ने, पोर्टुगीज तो बिल्कुल हट गए, वो तो खाली दीव, दमन, गोवा 3 प्लेस पर। बाकी की पूरी इंडिया में ब्रिटिशर्स ने अपना ऐसा जोर दिखाया कि भाई उन्होंने फ्रेंच को भी बिल्कुल हरा दिया। अब फ्रेंच पीपल इंडिया में, साउथ इंडिया में कुछ प्लेसेस पर जो है वो सिर्फ फ्रेंच पीपल बसे हुए थे, और बाकी के पूरे इंडिया में अब ब्रिटिशर्स बिजनेस करते थे। ध्यान देना, ब्रिटिशर्स अभी भी सिर्फ बिजनेस ही कर रहे थे, वो राजा नहीं बने थे। वो तो यहाँ के राजा कैसे बने वो हम लोग समझेंगे, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ अपना बिजनेस ही यहाँ पर कंटिन्यू रखा था। मतलब अब पूरी इंडिया में कैसी कंडीशन थी पता है? 3 प्लेस, दीव, दमन, गोवा, वहाँ पोर्टुगीज बिजनेस करते थे, डच और डेनिश पीपल तो चले गए थे, और फ्रेंच पीपल साउथ इंडिया की 2-3 प्लेसेस पर बिजनेस करते थे। बाकी की पूरी इंडिया में बिजनेस किसका चलता था? तो ब्रिटिशर्स का था। मतलब ब्रिटिशर्स का अब जैसे इंडिया में एक तरह का पावर होने लगा था कि हाँ भाई हम कुछ हैं, वैसे जो है वो ये इनमें पावर आ चुका था ब्रिटिशर्स में। तो इसी पावर की वजह से अब नेक्स्ट जो है वो इंसिडेंट हुआ। अब ऐसा तो समझ लो कि भाई पहले तो 100-200 साल हो चुके थे पहले ही, कि जब पोर्टुगीज, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच पीपल जो है वो सिर्फ बिजनेस कर रहे थे यहाँ पर, और उनका बिजनेस ऐसे चलता था कि जिसकी वजह से इंडिया के लोगों को ही, यहाँ के लोगों को ही ज़्यादा नुकसान पहुँचता था, और उनका अपना बहुत फ़ायदा होता था, है ना। यहाँ के लोगों को जैसा एक्सप्लॉइट करते थे, धोखा देते और लूटते थे। ऐसी हालत थी इन ब्रिटिशर्स और फ्रेंच और पोर्टुगीज पीपल की। लेकिन फिर भी अभी भी सिर्फ वो बिजनेस करते थे, राजा नहीं बने थे। और फिर जो चेंजेस आए ना, वो चेंजेस था एक बहुत बड़ा चेंज, वो था बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में जो हुई थी बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध, प्लासी की लड़ाई जो हुई थी। ये लड़ाई में क्या हुआ था, ध्यान से समझना। तो ऐसा था कि उस वक्त बंगाल के राजा थे सिराजुद्दौला। पूरे बंगाल के राजा थे सिराजुद्दौला, और वो राजा जो है वो ऐसे समझो, कहते ना भाई काफ़ी स्ट्रिक्ट, वैसे जो है वो ये किंग थे। उनकी परमिशन के बिना उनके राज्य में कोई भी काम नहीं होता था। सिराजुद्दौला हमेशा ब्रिटिशर्स से चिढ़ते थे। सिराजुद्दौला को ब्रिटिशर्स वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं थे, और हुआ ऐसे कि कुछ ब्रिटिशर्स ने कोलकाता में अपना एक फोर्ट्रेस जो है वो ये बना लिया। कोलकाता में फोर्ट्रेस मतलब एक किला बना लिया, बिना सिराजुद्दौला राजा की परमिशन लिए बिना, पता है ना, उनकी परमिशन लिए बिना ही उन्होंने वहाँ पर एक किला बना लिया। तो जब सिराजुद्दौला को पता चला कि कोलकाता में उनसे पूछे बिना ही ब्रिटिशर्स ने इतना बड़ा किला बना लिया है, तो सिराजुद्दौला ने भी बिना पूछे कोलकाता में जाकर अपने सैनिकों को कोलकाता भेजकर वो पूरा किला जो है वो ये तोड़वा दिया। कहते हैं ना, वो नेले पे दला, दोनों एक जैसे थे। ब्रिटिशर्स ने बिना पूछे जो है वो किला बनाया, तो राजा सिराजुद्दौला को भी गुस्सा आया, तो उन्होंने बिना पूछे ही जो है वो, बिना परमिशन के जो है वो उनका किला तोड़ भी दिया, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को काफ़ी गुस्सा आया, और ब्रिटिशर्स ने उस राजा के सामने जो है वो कहते हैं युद्ध का ऐलान कर दिया। एक तरह की जो है वो ये उनके सामने चैलेंज रख दिया, लड़ाई करने के लिए जो है युद्ध के लिए चैलेंज रख दिया। और एक ब्रिटिश आर्मी के जनरल रॉबर्ट क्लाइव, वो जो है वो अपनी सेना लेकर वहाँ पर पहुँच गए बंगाल में, अपनी सेना लेकर सिराजुद्दौला के सामने आ गए। अब रॉबर्ट क्लाइव की जो सेना थी ना, अभी तक ब्रिटिशर्स ने कोई ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं लड़ी थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ते थे किसके सामने, तो वो थे पोर्टुगीज़ पीपल।
उनके सामने, फ्रेंच पीपल उनके सामने, जो आगे हमने देखा, कोई बड़े राजा के सामने ब्रिटिशर्स ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी। ये ब्रिटिशर्स की पहली लड़ाई थी सिराजुद्दौला के सामने, इतने बड़े राजा के सामने। और ब्रिटिशर्स को पता था, ये रॉबर्ट क्लाइव को पता था कि वो सिराजुद्दौला इतने बड़े राजा हैं कि उनके सामने तो हम हारने ही वाले हैं। उनको नक्की था कि हम हारने वाले हैं, और इसकी वजह से उन्होंने एक कॉन्स्पिरेंसी प्लान की। कॉन्स्पिरेंसी मतलब समझो कि एक तरह की जो है वो ये धोखेबाजी जो है वो ये उन्होंने प्लान की। ब्रिटिशर्स में ये रॉबर्ट क्लाइव जो उनके जनरल थे, वो जो है वो समझ गए कि सिराजुद्दौला को हराना आसान नहीं है, तो उनको हराया जाता है तो वो तो धोखे से ही हराया जाएगा। और उन्होंने कैसे धोखे से हराया, तो सिराजुद्दौला के कमांडर इन चीफ थे, वो नवाब सिराजुद्दौला के कमांडर इन चीफ मतलब समझो उनके सेनापति थे उस वक्त मीर जाफर। और दूसरे एक बहुत बड़े आदमी थे सिराजुद्दौला के साथ, वो थे सेठ अमीचंद। और ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर, ध्यान से सुनना बेटा, मीर जाफर को ये कह दिया कि भाई तुम जो है वो मुझे राजा को मारने में मदद करो, तो उसके बाद मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। तो ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को लालच दी कि भाई तुम राजा सिराजुद्दौला को मार देना लड़ाई में, तो उसके बाद तुम राजा बन जाओगे, बराबर ना। तो सेठ हमीचंद और मीर जाफर दोनों ने जो है वो सिराजुद्दौला के खिलाफ एक तरह की धोखेबाजी जो है वो ये तैयार की। और 1757 में प्लासी नाम के विलेज है, उनके मैदान में जो है वो ये लड़ाई हुई। वो लड़ाई में एक तरफ जो है वो सिराजुद्दौला की पूरी आर्मी थी और दूसरी तरफ थी रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिशर्स की पूरी आर्मी, जिसमें सिराजुद्दौला की बहुत बड़ी आर्मी थी और ब्रिटिशर्स की बहुत छोटी आर्मी थी। वो लड़ाई जो है वो इतनी बड़ी चलने वाली लड़ाई थी, लेकिन आधे दिन में ही वो लड़ाई खत्म हो गई। सुबह जैसे लड़ाई शुरू हुई तो दिन तक तो वो लड़ाई खत्म भी हो गई, क्योंकि सिराजुद्दौला की जो सेना थी, उस सेना में उसके सेनापति मीर जाफर ने खुद ही जो है वो अपने राजा को मार दिया। जैसे ब्रिटिशर्स ने उनको लालच दी थी, तो उन्होंने धोखेबाजी की और मीर जाफर ने खुद ही सिराजुद्दौला को मार दिया, और आधे दिन में ही वो बैटल ऑफ प्लासी खत्म हो गई। वो लड़ाई जो है वो ये खत्म हो गई। और कौन जीत गए, तो ब्रिटिशर्स जीत गए। अब ब्रिटिशर्स जीत गए, इसका मतलब वो सिर्फ जीते वो, लेकिन अब बंगाल का नवाब कौन बन गया, बंगाल का राजा कौन बना, तो वो बना मीर जाफर। अब मीर जाफर जो है वो बंगाल का राजा बन गया। अब उनमें जो है वो ये पूरा पावर था। तो अब ऐसा था कि ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को लालच दी कि भाई तुम सिराजुद्दौला को मार दो तो भाई हम जो है वो तुम्हें राजा बना देंगे। तो ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को तो राजा बना दिया। अब बंगाल का राजा मीर जाफर था, तो ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को इसीलिए राजा बनाया था कि वो अगर राजा बनेगा तो हमारी सब बात मानेगा। ब्रिटिशर्स तो यही चाहते थे ना, क्योंकि पहले बंगाल में सिराजुद्दौला राजा थे तो वो ब्रिटिशर्स की कोई भी बात नहीं मानते थे सिराजुद्दौला। अब राजा बन गए मीर जाफर, तो ब्रिटिशर्स ने ही उनको राजा बनाया था। तो ब्रिटिशर्स को ऐसा था ना कि अब मीर जाफर हमारी सब बातें मानेंगे। लेकिन जो है वो पूरी पोजीशन चेंज हो गई, पूरी सिचुएशन जो है वो ये चेंज हो गई कि आगे हुआ ऐसा कि फिर बैटल ऑफ बक्सर की जो है वो कंडीशन आ गई। क्यों हुआ बैटल ऑफ बक्सर, वो समझे कि अब बंगाल का राजा था मीर जाफर। सुनना ध्यान से, बंगाल का राजा था मीर जाफर। तो मीर जाफर को ब्रिटिशर्स ने राजा बनाया था, किस लिए कि मीर जाफर हमारी सब बात मानेंगे। लेकिन मीर जाफर का जो है वो जैसे मन बदल गया और उन्होंने जो है वो ब्रिटिशर्स की बातें मानना छोड़ दिया। तो अब तो ब्रिटिशर्स को भी गुस्सा आया कि एक तो मैंने ही इनको राजा बनाया मीर जाफर को, अब तो ये हमारी बात नहीं मान रहे हैं, उल्टा हमारे ही खिलाफ जा रहे हैं। ब्रिटिशर्स को गुस्सा आएगा ना कि भाई मैंने ही तो मीर जाफर को लालच देकर राजा बनाया था, अब मीर जाफर हमारी बात नहीं मान रहे। तो ब्रिटिशर्स को गुस्सा आया और ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को डीथ्रोन कर दिया। डीथ्रोन मतलब उसको राजा से हटा दिया, मीर जाफर को राजा से हटा दिया और उसकी जगह पर मीर कासिम को जो है वो वहाँ का राजा बना दिया। अब बंगाल का राजा कौन बन गया, मीर कासिम। मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को जो है उनके ही जो है वो एक रिश्तेदार मीर कासिम को वहाँ का राजा बना दिया। तो ब्रिटिशर को ऐसा था कि भाई मैंने पहले मीर जाफर को राजा बनाया था, तो मीर जाफर ने तो हमारी कोई बात मानी नहीं।
तो अब मीर जाफ़र को हटा दो, उसकी जगह पर मीर कासिम को राजा बनाओ कि अब मीर कासिम हमारी बात मानेंगे। ब्रिटिशर्स ने ऐसे कहा कि अब मीर कासिम जो है वो मेरी सब बात मानेगा। लेकिन मीर कासिम जो है वो ये ज़्यादा एम्बिशियस हो गया। ज़्यादा एम्बिशियस मतलब मीर कासिम तो और ज़्यादा जो है वो गुस्से वाला था, और ज़्यादा जो है वो लालचू था। तो उल्टा मीर कासिम ने जो है वो ब्रिटिशर्स की एक भी बात मानने के लिए इनकार कर दिया। मीर कासिम राजा बन गए, लेकिन उन्होंने तो ब्रिटिशर्स की एक भी बात मानने के लिए इनकार कर दिया। तो बात ऐसे हुई ना, तो ब्रिटिशर्स बिल्कुल फंस गए कि ब्रिटिशर्स ने जो है वो ये पहले धोखे से मीर जाफ़र को राजा बनाया कि वो मेरी बात मानेंगे, तो उन्होंने तो उनकी बात मानी ही नहीं। तो उन्होंने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को राजा बना दिया कि ये मेरी बात मानेंगे। लेकिन मीर कासिम तो उससे भी बड़े जो है वो एम्बिशियस हो गए, इतने बड़े लालची हो गए कि उन्होंने भी ब्रिटिशर्स की कोई बात नहीं मानी। तो अब ब्रिटिशर्स ने फिर से मीर कासिम को हटाकर फिर से मीर जाफ़र को जो है वो ये नवाब बना दिया। मीर कासिम रिमूव्ड एंड मीर जाफ़र वाज अगेन मेड द नवाब। ब्रिटिशर्स ने मीर कासिम को फिर से हटा दिया और पहले के ही मीर जाफ़र को फिर से राजा बना दिया कि चलो मीर कासिम तो बिल्कुल नहीं सुन रहा है, मीर जाफ़र कम से कम थोड़ा तो सुनता था हमारी बात। कि ब्रिटिशर्स ने फिर से मीर जाफ़र को राजा बना दिया। तो जब मीर कासिम को जो है वो ये राजा बनाकर हटा दिया गया ना, मतलब पहले मीर कासिम को बोला था कि तुम राजा हो, फिर जो है वो ये उसको हटाकर फिर बोल दिया नहीं, पहले वाले फिर से मीर जाफ़र को ही राजा बना। तो मीर कासिम को इसकी वजह से बहुत गुस्सा आया। मीर कासिम को गुस्सा आया और मीर कासिम ने जो है नवाब ऑफ अवध, अवध के राजा और दूसरे एक राजा शाह आलम, एक मुग़ल एम्परर, एक मुग़ल राजा शाह आलम के साथ मिलकर उन्होंने अपनी एक सेना तैयार करके और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई जो है वो ये जंग का ऐलान कर दिया, लड़ाई के लिए बोल दिया। मीर कासिम ने नवाब ऑफ अवध, अवध के राजा और शाह आलम के साथ मिलकर उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने मीर कासिम को हटा दिया था, इसलिए उन्होंने गुस्से में इन दोनों के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक लड़ाई जो है वो डाल दी। उन्होंने उनके खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दिया। मतलब अब एक तरफ जो है वो ये ब्रिटिशर्स थे जिनमें जो है वो उनके साथी मीर जाफ़र थे, और दूसरी तरफ मीर कासिम, अवध के राजा, अवध के नवाब और शाह आलम, ये तीन थे। और इन दोनों के बीच में बक्सर में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई जिसको नाम दिया गया बैटल ऑफ बक्सर, जो 1764 में हुई थी। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई। एक तरफ ब्रिटिशर्स और मीर जाफ़र थे और दूसरी तरफ जो है वो ये मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध और शाह आलम थे। कि इस लड़ाई के बाद जो है ब्रिटिशर्स ने इस लड़ाई में भी काफ़ी धोखेबाजी की और उन्होंने मीर कासिम को भी हरा दिया, उसके साथ जो अवध के राजा और शाह आलम को भी ब्रिटिशर्स ने हरा दिया। और उसके साथ ही उस लड़ाई में एक्सीडेंटली मीर जाफ़र भी जो है वो ये मारे गए। मतलब जो बंगाल के राजा थे ना मीर जाफ़र, वो भी बैटल ऑफ बक्सर में मर गए। मीर कासिम जो सामने की टीम में थे वो भी मर गए। अवध के नवाब भी हार गए, शाह आलम भी जो है ये हार गए। मतलब अब बंगाल का राजा बनने के लिए कोई भी बचा नहीं था। बंगाल का राजा बनने के लिए कोई भी नहीं बचा। मीर जाफ़र भी मर गए, मीर कासिम भी मर गए, तो बंगाल का राजा कोई नहीं बचा था। तो अब खुद ब्रिटिशर्स ही जो है वो बंगाल के राजा बन गए। ब्रिटिशर्स वन के ब्रिटिशर्स जो है वो अब जीत गए और वो अब खुद बंगाल के राजा बन गए। मतलब यहाँ से उनका एक नया चैप्टर शुरू हो गया ब्रिटिशर्स के लिए, समझो ना, नया चैप्टर शुरू हो गया कि अभी तक ब्रिटिशर्स सिर्फ बिजनेस कर रहे थे, लेकिन अब वो बंगाल के राजा बन गए। तो ब्रिटिशर्स जब राजा बने, एक प्लेस के वो राजा बने, तो इमेजिन करो एक जगह के वो राजा बने तो राजा क्या करता है, दूसरे राजाओं पे अटैक करेगा, फिर उसका राज्य भी जीत लेगा, दूसरे पे अटैक करके उसका राज्य भी जीत लेगा। तो इसलिए ब्रिटिशर्स सबसे पहले बंगाल के राजा बने इससे, बैटल ऑफ बक्सर से। और अब जब वो राजा बने तो उसके बाद तो वो कभी भी पीछे नहीं हटे, जैसे कंटिन्यूसली फिर धीरे धीरे करके पूरी इंडिया में उन्होंने कब्जा कर लिया। जब वो बंगाल के राजा बने ना, तो सबसे पहले ही उनको जो है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो है वो ये दीवानी राइट्स मिल गया, है ना। दीवानी राइट्स जो है वो मतलब ऐसे कहते हैं कि टैक्स कलेक्ट करने का हक मिल गया। किसको? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ब्रिटिशर्स को टैक्स कलेक्ट करने का हक मिल गया। मतलब तो वो राजा ना कि अब जनता का जो भी टैक्स आएगा, लोग जो भी टैक्स देंगे डायरेक्ट मुझे देंगे।
तो बताओ कि भाई उनके लिए अब ब्रिटिशर्स बंगाल के जो है वो राजा बन गया ना। तो यहाँ से ब्रिटिशर्स जो है वो जैसे उनकी राजाशाही शुरू हुई, और उसके बाद फिर आगे के 200 साल उन्होंने जो है वो ये पूरे इंडिया में धीरे धीरे करके राजा बनकर राज किया उन्होंने। मतलब अगर जो है वो ये ध्यान से समझा जाए ना, तो ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर आए थे ना, तो उन्होंने आगे के 100-150 साल तो सिर्फ बिजनेस किया था, और 1764 के बाद उसके बाद के उन्होंने जो है वो ये 200 साल करीबन अप्रोक्सीमेट 200 ईयर्स उन्होंने यहाँ पर राजा बनकर राज किया था, है ना। तो वो जब राजा बने तो उन्होंने राजा बन के क्या क्या काम किए, किस तरह से जो है वो ये इंडिया में सब कंडीशंस चेंज हुई, और क्या हुआ जब वो राजा बने, उसके आगे क्या हुआ, ये हम लोग चैप्टर के दूसरे पार्ट में दूसरे वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।